हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। तो हो सकता है संभावित है आप लोगों के स्कूल जो हैं, विद्यालय सभी के जुलाई में खुल जाएं। जुलाई में खुलने की आशा है, सब बता तो दिया गया है। जुलाई में खुल जाए, देखो क्या करते हैं। बाकी मंदिर वगैरह खोल सकते हैं तो स्कूल भी खोल सकते हैं। वैसे खुल जाने चाहिए, मानना है कि खुल जाएंगे जुलाई में। ठीक है, क्योंकि आज आज कितनी तारीख है? आज हो रही 4 जून। कितनी हो रही? 4 जून। तो 8 जून से मंदिर वगैरह ओपन हो रहे हैं। अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इसीलिए तो अभी ये नहीं, अभी मंदिर वगैरह नहीं, वो स्कूल वगैरह नहीं ओपन कर रहे हैं। नहीं तो स्कूल वगैरह भी सोचते तो जुलाई से भी ओपन करेंगे। तो धार्मिक स्थल ओपन हो सकते हैं, भगवान की पूजा के लिए ये सब स्थल हो सकते हैं। तो ओपन तो स्कूल क्यों नहीं हो सकते, है ना? आराम से हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी मंदिर वगैरह में अच्छे बड़े बड़े मंदिर जितने भी हैं, है ना, गुरुद्वारा हो, चाहे तो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, ये सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो यहाँ से कोरोना ऐसा नहीं कम है, चांस फैलने का अधिक ही है चांस। सरकार की मंशा है जो भी है। स्कूल स्कूल बंद रह सकते हैं, लेकिन मंदिर बंद नहीं रह सकते। मंदिर, अब मंदिर को सिर्फ नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना। सिर्फ मंदिर को नहीं कह रहा, नहीं समझे सब। मंदिर से क्या दुश्मनी सर की? मंदिर को भी बोल रहा हूँ, ठीक है, और गुरुद्वारा को भी बोल रहा हूँ, चर्च को भी बोल रहा हूँ। और मुस्लिमों का क्या होता है, वो कहाँ पे जाते हैं? मस्जिद, उसको भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ मैं। ठीक, नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं ना सब। तो कोई जरूरत नहीं है, हर सब बहुत सारे महापुरुष हैं, जो भी है हमारे अंदर है। कोई सा भी भगवान हो, कोई सा भी दुनियादारी हो, वो सब हमारे अंदर है। कोई बाहर ढूंढता तो बेवकूफ़ ही है, मेरी नज़र में तो बेवकूफ़ हो, ना समझ है, ज्ञान की कमी है उसके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर मंदिर काहे बंद करना पड़ता भाई? चर्च काहे बंद करना पड़ता भाई? हाँ, खोले रहते, जाते प्रेयर करते, कोरोना जैसी महामारी प्रेयर से ही ख़त्म हो जाती। लड़ाई करने का जरूरत है इससे? और सब कुछ प्रेयर से ही मिले तो काहे बड़े सब दुनियादारी करे आदमी? हाँ, हॉस्टल, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज क्या क्यों बनाए? भगवान पूजा करो, सारा ज्ञान ले लो, सब कुछ भगवान पूजे से हो जाता। तो फिर काहे बड़ी दुनियादारी होती? सोचो। सोचता नहीं इंसान, सबसे बड़ी कमी सोचता नहीं इंसान। साला जो कबाड़ भर लिया, दिमाग में भरा पड़ा है, बता दिया इनसे दूसरे ने, किसी ने, ये होता है, ऐसा होता है, बस माने बैठे हैं। अब बिलीव्स बना लिए, वैसी धारणा बन गई उनके अंदर, उसके वैसी आस्था बन गई, वैसी वैसा विश्वास बन गया माइंड में कि वही चल रहा है ना, ऐसा होता है। बड़ी दिक्कत वाली बात है। सब गधे हैं एकदम, मानते नहीं, समझते नहीं, सबके सब बेवकूफ। क्या करना है, न माने न माने, क्या करना है हमको, है ना? हमने अपनी पढ़ाई करनी है, चलो छोड़ो। तो हमें पढ़ना है स्केलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र आते नहीं, क्वेश्चन वोश्चन आया नहीं 2 साल से, तो एनसीईआरटी जब से लगाई है। पर पढ़ना तो ये सिलेबस में है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना है। तो उत्सर्जन में बहुत कुछ, ये नहीं पढ़ना है कि यूरिया को उत्सर्जन कौन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अमोनिया को उत्सर्जन। देखो उत्सर्जन तीन, एक अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले कुछ प्राणी होते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। कुछ यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। क्या इसका करते हैं? यूरिया, तो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ यूरिक अम्ल का करते हैं। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप लिखना चाहे तो, जो वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य यूरिया को उत्सर्जन करता है, जैसे कि मनुष्य यूरिया को उत्सर्जन, ये पानी की, पानी, मनुष्य, ये पानी की वजह से होता है। अच्छा, कौन किसको कितना पानी मिल रहा है, बात समझ में रहे हो? किसको कितना पानी मिल रहा है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, पानी कुछ, जैसे कि जो जलीय प्राणी होते हैं, बहुत सारे जलीय प्राणी होते हैं, वहाँ पे उनके जल की मात्रा अधिक होती है, वो सीधे क्या करते हैं फिर? सीधे
अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हालांकि अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होता है बेटा, अमोनिया हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अमोनिया हमारे लिए ज़्यादा ये नस्ली होता है, अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है यूरिया के अपेक्षा। ठीक, एक यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाले होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले वो जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। ठीक है, चलो ये छोड़ो। अब उत्सर्जन तंत्र में लिखोगे मनुष्य का ही पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे और किसी का नहीं, मनुष्य का पढ़ेंगे, मनुष्य के है सिलेबस में। मनुष्य में व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन मतलब बेटा निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकालना। तो लिखोगे मनुष्य द्वारा व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य द्वारा शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हो गया? चलो, अब मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? लिखोगे पॉइंट बना के, मनुष्य में वृक्क, आधा का है वृक्क, त्वचा, फेफड़े लिख सकते हो, फेफड़े कर दो ना, दो होते फेफड़े। और क्या होता है उत्सर्जी अंग के रूप में? त्वचा भी होती है, वृक्क भी होता है, फेफड़े भी होते हैं, यकृत भी होता है। लीवर भी हमारा उत्सर्जी अंग का काम करता है। यकृत एक पूरा का है। अच्छा, यकृत और आंत हो गया। चलो ठीक है, आंत। ठीक है, हाँ पिछली वीडियो में बेटा जब परिसंचरण तंत्र लिखा था ना हमने, तो परिसंचरण होता है, हमने लिख दिया था इसको परिसंचरण, ऐसे लिख दिया था। रा पहले लिख दिया था, चा बाद में, हो जाता है मिस्टेक। आपने सही लिखा होगा, पिछली वीडियो में मिस्टेक हो ली, उसके लिए सॉरी। मैंने कमेंट में वैसे डाल दिया था, पर बच्चे कमेंट नहीं देखते ना। ये देखो, यही होते हैं। हरामखोर होती है लाइट ना। यहाँ पे लाइट लग रही, छोड़ो, यहाँ नहीं लिखेंगे ना, आ जाएगी, वैसे आशा है तो आ जाएगी। इतना हो गया अब आपको। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी या वृक्क होता है। क्या? मनुष्य लिख लेंगे, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी या वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क होता है। ठीक है, वृक्क होता है। ठीक है, अब क्या बचा है? अब इसी के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में। किडनी के बारे में हमें पढ़ना है। इसका मैं फिगर ड्रा कर लूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है बेटा जी, चलो बच्चों, अब उसके आगे प्रोसीड करते हैं। जहाँ तक हमने देख लिया तो उसके आगे देखते हैं। अब हमें किडनी के बारे में देखना है। उत्सर्जन तंत्र में हमें क्या पढ़ना रहता है? किडनी के बारे में ही पढ़ना रहता है। किडनी में कैसे होता है, कैसे मूत्र क्षमता है, ये सब जानना रहता है। हालांकि इसकी क्रियाविधि नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, बेसिक जानकारी है, कुछ किडनी के बारे में जान लेते हैं पहले। तो सभी को पता है किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृक्क बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसे गुर्दा भी बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। कितनी होती है हमारे शरीर में? 2 होती हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ होती है। कहा यह भी जाता है अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दोनों किडनी का अकेले काम एक किडनी कर सकती है। समझ रहे? दोनों किडनी का काम अकेले एक किडनी कर सकती है।
तो किडनी से ये दोनों ये क्या निकले हैं, मूत्र वाहिनी निकली है, इनके द्वारा मूत्र आता है, मूत्र मूत्राशय में इकट्ठा होता है। जब मूत्राशय ये वाला भाग होता है ये फूल जाता है तो हमें मूत्र का आभास होता है, तब हम मूत्र का विसर्जन या उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो मूत्रमार्ग द्वारा इसे आगे मूत्रमार्ग जुड़ा होता है, मूत्रमार्ग द्वारा मूत्र निकाल देते हैं। समझ गए। तो वृक्क और किडनी में होता क्या है, मूत्र को छानने का काम होता है। जो पोषक तत्व रहते हैं उनसे छान कर रुधिर में पहुंचा दिया जाता है, और रुधिर और मूत्र व्यर्थ पदार्थ यूरिया जो होती है पानी को छान के यूरिया मिला के, यूरिया पानी के साथ मूत्र के साथ, मतलब मूत्र पानी ही तो होता है, पानी उसमें यूरिया होती है, यूरिया की मात्रा ज़्यादातर होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पहले तो इसकी हेडिंग डाल लो आप। हेडिंग क्या डाल लो आप, किडनी डाल लो हेडिंग, वृक्क का हेडिंग डाल लो किडनी। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने जैसा कभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था मैंने कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वृक्क ही होता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग जो माना जाता है वो वृक्क को ही माना जाता है। ठीक है बच्चा लोग, वीडियो अच्छी आ रही ना, थोड़ा सा गोरा कर दे खुद को, चलो साफ कर देते हैं। अब मैंने क्या बोला फिर, अब आगे लिखो, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क, मनुष्य में एक जोड़ा मतलब दो, एक जोड़ा मतलब जैसे एक जोड़ी चप्पल कह दे, स्लीपर कह दो, तो कितने चप्पल, दो चप्पल। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क सेम के बीच की आकृति वाले होते हैं, सेम के बीच के आकृति वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे इनके देखो, यहाँ पे ये चीज संरचना क्या है, ये अधिवृक्क है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो किडनी के टॉप पर पाई जाती हैं, बिल्कुल ऊपर रखी ऐसे लगी होती हैं दोनों किडनी पे। तो अधिवृक्क भी कितनी ग्रंथियां होती है, अधिवृक्क की 2 ग्रंथियां होती, ये चीज़ भी आप याद रखना। आगे इसके आगे अगले लेसन में, आगे तीसरा लेसन है वायु का, तीसरा लेसन में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, उनके बारे में सब, फिर उनके बारे में जानेंगे वहाँ पे हम। ठीक है, चलो आगे लिखो, यह उदर गुहा में कैसेरुक दंड के दोनों ओर, कैसेरुक दंड नहीं होती हमारी ये वाली, जो ये वाली है पूरी, ये कैसेरुक दंड, तो इसके दोनों ओर, अब ये ठीक है, इसके दोनों ओर, ठीक है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है, थोड़ा सा दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ नीचे, जो दायां वाला होता है ये थोड़ा सा नीचे होता है, बायां थोड़ा ऊपर होता है। समझ गए, कुछ नीचे स्थित होता है, समझ गए। जो अंदर का किनारा होता है वो थोड़ा सा मध्य में धंसा होता है, ये सब छोड़ो आप। आगे लिख लें, प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ भीगर में ना लिखना, कॉपी में लिख लो, नोट्स में आप। प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। समझ गए। और वृक्क, पुरुष में वृक्क लगभग 150 ग्राम का होता है, स्त्री में थोड़ा सा ये इसका वेट कम होता है। समझ गए। मनुष्य मतलब यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष में 150 ग्राम, स्त्री में थोड़ा कम वजन का होता है। ठीक है। वृक्क के ऊपर क्या स्थित होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इतना वृक्क के बारे में हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा हम वृक्क की आंतरिक संरचना देखेंगे। वृक्क की क्या देखेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे, वृक्क की आंतरिक संरचना। होता क्या है, अंदर से कैसा दिखता है, ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंतरिक संरचना ही दर्शाने की कोशिश की है। अंदर इस पे दो तीन तरह के भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है। कार्टेक्स भाग, मेड्यूला भाग, समझे, और खोखला मध्य का वाला भाग होता है, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखो मुख्यतः 2 स्तर में, देखो लिखो, अब लिखो आंतरिक संरचना में लिखो बेटा,
आंतरिक संरचना में वृक्क को दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। आंतरिक संरचना देखने पर वृक्क दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। लिखो बाहरी गहरे रंग का जो बाहर तरफ होता है ये वाला बाहरी गहरे रंग का, इसको ऐसे बनाएं तो ये ऐसे रहता है, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है बेटा जी, एक मिनट, थोड़ा सा कम अच्छा बन रहा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो इसको ऐसे उल्टा ऐसे बनाएं, कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं। फिगर आप देखेंगे तो बुक में आपको फिगर मिल जाएगा। इसको ऐसे बनाएं तो क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। जो बाहरी होता है ये सभी क्या होता है, ये कॉर्टेक्स भाग कहलाता है। कॉर्टेक्स बाहरी गहरे रंग का कॉर्टेक्स भाग होता है, और भीतरी हल्के रंग का ये जो होता है मेड्यूला भाग होता है। ठीक है, मेड्यूला LLA होता है। अच्छा, मेड्यूला भाग होता है, कॉर्टेक्स होता है, एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, कॉर्टेक्स बाहरी गहरे रंग का कॉर्टेक्स भाग होता है, भीतरी हल्के रंग का मेड्यूला भाग होता है। जो मध्य का बच जाता है थोड़ा सा बीचों बीच का, वो मध्य का होता है, हैलो भाग, खोखला भाग। समझ गए? और लिख लोगे इसमें यह भाग, आगे लिखो यह भाग कौन सा भाग, यह भाग क्रमशः सकरा होकर भीतरी किनारे पर श्रोणि बनाता है। क्या बनाता है? श्रोणि बनाता है। श्रोणि को पेल्विस भी बोलते हैं। ये संरचना भीतरी किनारे पर बन रही है। ये अंदर का भाग है, ये देखो, यही वाला है ना, ये इस तरह उल्टा बनाया गया है। ये मान लो ये वाला है, ठीक है, तो ये जो ये वाला अंदर का भाग है ना, तो ये यहाँ पे, इसे ही क्या बोलते हैं? श्रोणि। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? श्रोणि बोलते हैं। समझ गए? जो मेड्यूला वाला भाग है यही अंदर भीतरी किनारे पर सकरा होकर क्या बना रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है सकरी होकर, देखो चौड़ा है, यहाँ पे सकरा है, सकरा होकर क्या बना रहा है? श्रोणि बना रहा है। समझ गए? और लिख लो थोड़ा सा, मेड्यूला कुछ शंक्वाकार होता है। श्रोणि से ही मूत्रवाहिनी निकलती है। इसी भाग से क्या निकलती है? ये वाली मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं। श्रोणि से ही मूत्रवाहिनी निकलती है। ये चीज़ भी आप लिख लेंगे बेटा जी। वृक्क में ऐसे लिखो, वृक्क में अगिनत मतलब हजारों की संख्या में होती हैं। कोई पता नहीं, इनकी गिनती गिनी नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा, इतनी गज़ीन, इतनी सघन होती हैं। वृक्क में अगिनत वृक्क नलिकाएं, अब एक शब्द है या नेफ्रॉन्स। क्या? नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, या नेफ्रॉन्स पाई जाती है। नेफ्रॉन्स याद रखना, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं आगे। समझ गए बेटा जी? नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। चलो ठीक है, अब ये आंतरिक संरचना हो गई। अब नेफ्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेफ्रॉन्स, ये फिगर आपको बनाना है आंतरिक संरचना में। आप ये चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें वृक्क नलिका हेडिंग डाल लो, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स, उसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा जी? चलो हेडिंग डाल लो आप, नेफ्रॉन्स, उसका फिगर मैं ड्रा कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। हाँ तो बच्चों, ये होती है वृक्क नलिका। ये कौन सी होती है? वृक्क नलिका। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेफ्रॉन्स। यही है नेफ्रॉन्स की संरचना। इसका फिगर बनाने के लिए आ जाता है, या क्या बोलते हैं इसको? वृक्क, कह देगा वृक्क नलिका का चित्र बनाओ, या नेफ्रॉन का चित्र बनाओ, तो ये केवल चित्र बनाने के लिए आ जाता है। मैं समझा भी देता हूँ इसको क्या क्या होता है इसमें। तो ये कहाँ से निकलती है? ये चीज़ कहाँ होती है?
ये चीज़ होती है स्वर्ण मेखला। स्वर्ण मेखला से ये वाला क्या है, ये हिस्सा अटैच होता है, ठीक है। वो हज़ारों की संख्या में होती है, हज़ारों लाखों की संख्या में होती है ये किडनी में, ठीक है। इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी होती छोटी छोटी। बात को समझो, किडनी खुद छोटी से होती है ना, उसमें इतनी बहुत सारी होती हैं बहुत। इनमें ये जो नलिका होती है ये कई भागों में बटी होती है। जो इसका अग्रभाग होता है प्याले नुमा, देखो प्याले नुमा जो संरचना है उसे ब्योमन सबमुट कहते हैं। प्याले नुमा संरचना में ही कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ब्योमन संपुट के समीप कुंडलित नलिका समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। समीपस्थ कुंडलिक नल और दूरस्थ कुंडलिक नलिका तो क्या होती है, ब्योमन संपुट के दूर स्थित दूर कुंडलित नलिका क्या कहलाती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा समीपस्थ कुंडलित नलिका जहाँ पर मुड़ती है, जहाँ पर मुड़कर यू का आकार बनाती है, यू जैसा आकार बनाती है, देखो ये यू आकार की जैसी ही होती है, उसे लूप का हैनले कहते हैं या लूप ऑफ हैनले कहते हैं। लूप ऑफ हैनले लिखेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाता है, लूप ऑफ हेनले होता है ना बेटा जी, हेनले, समझ गए, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और बागे संग्रह नलिका होती है, जहाँ पर मूत्र इसी के द्वारा छन के वहाँ पे किडनी में छनेंगे, इसके द्वारा भेजा जाएगा और संग्रह नलिका में इकट्ठा होता है, ठीक है। संग्रह नलिका आगे जो मूत्रवाहिनी होती है उनसे आगे जाके इकट्ठा होंगी, जाके मूत्रवाहिनी द्वारा फिर हमारा मूत्राशय में चला जाएगा, मूत्राशय द्वारा हमारा मूत्रमार्ग अटैच होगा, मूत्रमार्ग से हम निकाल देंगे बाहर, समझ गए। ये होता है, ये फिगर होता है इसका। तो इसके बारे में अगर लिखने के चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिगर बनाओगे इससे ही देख के सब कुछ लिख देना। पहले हेडिंग क्या डालना है, लिख दोगे वृक्क नलिका में निम्न भाग पाए जाते हैं, वृक्क नलिका में निम्न भाग पाए जाते हैं, पहले हेडिंग डालोगे ब्योमन संपुट। प्याले नुमा वृक्क नलिका की प्याले नुमा संरचना ब्योमन संपुट कहलाती है। फिर अगले हेडिंग डालोगे कोशिका गुच्छ। प्याले नुमा संरचना में कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, समझ गए। जैसे समझाया वैसे ही लिख लो। अगला हेडिंग डालोगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर क्या लिखोगे, ब्योमन संपुट के समीप कुंडलित नलिका को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर हेडिंग डालो लूप ऑफ हेनले। वृक्क नलिका जहाँ पर मुड़कर यू आकार की होती है उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच का भाग जहाँ पर नलिका यू आकार की होती है उसे लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप कहते हैं, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका हेडिंग डालोगे, अब क्या लिखोगे, ब्योमन संपुट से दूर स्थित कुंडलित नलिका को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। बस इतना लिख को छोड़ दो, ये हो गई इसकी संरचना, इसके बारे में सब कुछ हो गया। थोड़ा सा किडनी वृक्क के कार्य हम देख लेते हैं बेटा जी, बस फिर ख़त्म करते हैं। हेडिंग आओ किडनी के कार्य देख लेते हैं बेटा जी, ठीक है। वृक्क के कार्य हेडिंग डाल लो आप, वृक्क के कार्य, इसको पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। पहला कार्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, या फिर यूँ कह लो यूरिया को बाहर निकालना, ठीक है। यूरिया यही होता है ना, नाइट्रोजन उत्सर्जित, जिसमें नाइट्रोजन होती है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, देखो नाइट्रोजन है, NH2 ही होता है, NH2CO NH2, दो बार NH2 एक बार CO, यूरिया इसको बाहर निकालता है। मूत्र में हमारे यूरिया ही होती है, मूत्र में हमारे यूरिया ही होती है ना, सुना होगा। मूत्र में क्या होती है, यूरिया। और एक खास बताओ तो स्विमिंग पूल में जो नहाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में जहाँ नहाते हैं अगर आंखें लाल हो जाती है ना, तो उसमें मूत्र की मात्रा होती है, इसलिए लाल होती है। क्लोरीन डाला जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, थोड़ा सा पानी साफ हो जाए, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आंखें लाल नहीं होती, आंखें लाल होती हैं यूरिया की वजह से। यूरिया कहाँ से आता है, तभी उसमें क्या कर देते हैं, मूत्र देते हैं। अब मूत्र देंगे उसमें तो यूरिया की मात्रा हो जाएगी उस पानी में, जो नहाएगा स्विमिंग पूल में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, यूरिया की वजह से होती है, ठीक है।
तो ऐसा फ़ायदे उठाते ना, पानी के अंदर घुसे रहेंगे बढ़िया, किसी को पता चलता नहीं, निकाल दो उसे में। चलो कोई बात नहीं। तो इसका पहला कार्य हो गया। अगला लिखो, शरीर में जल की मात्रा का नियमन करना। दूसरा क्या होता है, जल की मात्रा को नियमित करता है कि जल की मात्रा कम ज़्यादा ना हो जाए। शरीर में कम जल की मात्रा हो रही है तो ये कम जल छानेगा, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा है तो ये अधिक से अधिक जल को छानता है फिर, ठीक है, किडनी में ऐसा होता है। अगला परासरण नियम बनाए रखना, और परासरण नियम पर ही इसमें छन्नी जैसा काम करता है, फिल्टर काम करता है किडनी, ठीक है, अगला परासरण नियम के अनुसार ही। तो ये छोड़ो, ये डालो मूत्र को छानना, ठीक है, अगला डालो मूत्र को छानना। अगला विषैले पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना। अगला क्या लिखोगे, किडनी के कार्य विषैले पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना। उत्सर्जन तक हमारा खत्म हो गया। अब किडनी की क्रियाविधि के ये सब सिलेबस में नहीं, उतना जाने की जरूरत नहीं, आएगा भी नहीं, इतने में ही आ जाएगा सब कुछ। एक चीज़ और याद लिख लेना, जो नेफ्रॉन होती है ना, डाल लो, पॉइंट बना के लिख लो बेटा जी। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। नेफ्रॉन्स जो होती है, नेफ्रॉन्स ये किडनी की क्या होती है बेटा जी, इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट। तो ये चीज़ लिख लेना। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वृक्क की क्रियात्मक इकाई बताओ, तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका ही होती है वृक्क की क्रियात्मक इकाई। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ये चीज़ लिख लेना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना ही रखें, आधे और पढ़ लें। अब ज़्यादा नहीं, आधा लेसन हमारा लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा जी, समझ आ गई बेटा जी बात। आधा लेसन हमारा ख़त्म हो गया है। क्या बचा है मैं अभी बताता हूँ आपको। पोषण वगैरह हमारा हो गया, पाचन वगैरह हमारा हो गया, उत्सर्जन हमारा हो गया है। क्या बचा है इस लेसन में, लसीका वगैरह हमारा हो गया है, श्वसन वगैरह हमारा हो गया है। क्या बचा क्या है, वाष्पोत्सर्जन वगैरह एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा मैं। अगले एक वीडियो में वाष्पोत्सर्जन मैंने थोड़ा सा बताया है, जाइलम फ्लोएम, जल का संवहन कैसे होता है, पादपों में कैसे होता है, मतलब भोजन वगैरह का संवहन, यही चीज़ बची है बस। आगे फिर अगला एक वीडियो में लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास में पढ़ाते हैं ना ये लेसन, तो बेटा जी हफ्तों क्या 10 दिन से ऊपर लगता है, 10-15 दिन लग जाए कहो तो। 40-40 35-35 मिनट के क्लास पीरियड लेने में, इसको लेसन ख़त्म करने में तो 10-15 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे जल्दी हो जाता है, यहाँ पे बोलना नहीं पड़ता उतना, आप लोग सुनेंगे, वीडियो रोक के लिख लेंगे, अच्छा रहता है ना। तो ठीक है, जैसे स्कूल खुल जाएगा ना, तो फिर भी मैं वीडियो बना के देता रहूँगा। जैसे हो सकता है मैं स्कूल वगैरह में मैं तो पढ़ाऊँगा नहीं, देखो कौन पढ़ाता है, तो अगर ना पसंद आए तो मेरे वीडियो देख के आप सब पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है। यहाँ मैं सब कुछ करवाऊँगा, ठीक। कोचिंग वोचिंग की ज़रूरतें नहीं है, सब पढ़ लेना, सब कुछ लिखवाऊँगा, बनवाऊँगा, नोट्स बनवाऊँगा, सब कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा, आगे रिवीजन भी करवाऊँगा। क्लास में जितना नहीं होगा, जितना आप लोगों के स्कूलों में नहीं होगा, उतना मैं यहाँ पे वीडियो बना के करवा दूँगा। समझ में आई बात। तो पढ़ने की टेंशन ना लो कि पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं है, मोबाइल है, बस पढ़ाई हो जाएगी। तो मोबाइल में फर्जी वीडियो ना देखो, फर्जी डाटा निकालो, नहीं टिकटॉक चला रहे हो, यू वीडियो चला रहे हो, लाइकी चला रहे हो, हाँ, ये सब मत किया करो भैया महाराज, फर्जी टाइम बर्बाद होगा फिर, ठीक है। अगर रिजल्ट वहीं पे उसी में मन अटका रहेगा, फिर बार बार वही करो, आओ मज़ा लिया जाए और वीडियो देखा जाए। तो मोबाइल पढ़ो, नहीं तो दे दो पापा को, दे दो भैया को, ठीक है, मोबाइल दे दो दूसरे को, अपना रिवीजन करो। मोबाइल लो तो सब पढ़ाई वाली वीडियो देखने के लिए, बाकी दे दो मोबाइल, फर्जी मोबाइल ना चलाया करो, ठीक है बच्चा लोग। तो फर्जी मोबाइल नहीं चलाया जाता, ठीक है, टाइम बर्बादी होती, पढ़ाई लिखाई करो। और पेपर उसी टाइम पर, पेपर फरवरी में होंगे, चाहे देख लेना, पेपर में कोई ये नहीं कोरोना था कि पेपर लेट होंगे, पेपर पर उसी टाइम में होंगे। सिलेबस आप पूरा करते रहिए, रिवीजन कर डालिए, बाकी जो जैसा करता बताता रहूँ, करते रहो। 70 में 70 पढ़ाया हुआ मेरा आएगा साइंस में, इतना तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। और बाकी आपकी मर्जी, आप कितना पढ़ पाते हैं, आप कितना कर पाते हैं, आप कितना तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहे, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। सब्र रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहो, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। रेगुलर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि तुम आज पढ़ रहे हो कल काम चोरी कर रहे हो 2 दिन। कोई बच्चा रेगुलर पढ़ता है, कोई बच्चा कभी कभी पढ़ता है, काम चोरी करता है, तो वो पीछे जाता है, निश्चित रूप से पीछे जाता है। जो कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, जो रोज़ पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, वही उसका डेली प्रभाव, जो पढ़ाई करता है उसका ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। बात को समझो,
उसका माइंड ज़्यादा काम करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।